आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं अजय राठौर आपका आज के वीडियो लेक्चर के अंदर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 सॉल्व किया। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर 11 से लेकर 18 के सारे सम हम कंप्लीट करें। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर मुझे कुछ ऐसा बोला है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व। एक कर्व का इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, कर्व का कुछ इक्वेशन ऐसा है कि भाई 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये कर्व है। कोई पार्टिकल वो इसके ऊपर मूव कर रहा है, इसके ऊपर घूम रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं। आगे फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, कौन से मुझे ऐसा पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करना मतलब एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ये याद रखना है आपको। ओके, एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब वाई का चेंज। तो चेंज इन वाई, देखिए एक कर्व होगा अगर, तो उसके ऊपर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके अंदर चेंज किसके रिस्पेक्ट में हुआ होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ होगा। कि भाई सपोज यहां पे आप x लो, यहां पे टाइम लो। ओके, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कर्व यहां पे है, यहां पे पार्टिकल कर्व के ऊपर यहां पे हो रहा है। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि भाई dy by dt एंड dx by dt, जो x एंड y का जो चेंज है उसके बीच का कुछ रिलेशन है। फिर से मैं बोल रहा हूं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। y कोऑर्डिनेट जो है चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मतलब y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स फास्ट है चेंजिंग में। किसके कंपेयर में? x कोऑर्डिनेट के कंपेयर में। अगर मुझे यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल लगाना है तो मुझे 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए कैसे, y कोऑर्डिनेट 8, सपोज x कोऑर्डिनेट 1 है, 1 एक बार चेंज हो रहा है, 1% चेंज हो रहा है, तो y कितनी 8 टाइम्स ज्यादा, तो 1 into 8 टाइम्स। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे y इज इक्वल टू x, चलिए मुझे यहाँ पे y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू x बताना है। ओके, तो y तो 8 है, तो मुझे x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो बस यहाँ पे मैंने वही लिखी, y का चेंज जो था वो x के चेंज से 8 गुना ज्यादा फास्ट था। तो मैंने दोनों का कंपैरिजन करने के लिए जो x का चेंज था टाइम के रिस्पेक्ट, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ओके, इतना ही बोला है। फाइंड द पॉइंट, मुझे पॉइंट्स फाइंड करने चाहिए। अगर मुझे इतना पता चल गया है तो मैं आगे पॉइंट्स भी फाइंड कर सकता हूं। कैसे करेंगे जरा देखना यहाँ पे। सर आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं यहां पे dx और dt निकालू तो यह dy by dx इज इक्वल टू मैं 8 लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, ये क्या है? ये given है, ये मैंने अपनी जेट में से नहीं निकाला है, मैंने क्वेश्चन पढ़ के आपको ये बात समझाई। ओके, नाउ कर्व जो दिया है 6y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 2, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे dy by dx की वैल्यू पता है। ओके, तो 6 into dy by dx, पावर आगे एक पावर कम प्लस 0। ओके सर, अगर मैं काम करूं, क्या काम करूं कि भाई 8 जो है वो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो मुझे x मिल जाएगा, यस सर मिलेगा। ओके, पहले काट दे इसको, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 into dy by dx की वैल्यू क्या है? 8 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, 0 को तो निकालना है, तो x स्क्वायर मुझे कितना मिला बेटा? 16 मिला। तो x मुझे क्या मिल जाएगा? x मिलेगा प्लस और माइनस 4। ओके, x क्या मिल गया? प्लस और माइनस। आपको ये याद रखना है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, कौन सा पॉइंट के ऊपर ऐसा चेंज हो रहा है वो पॉइंट फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपके पास कर्व तो है, इफ x इज इक्वल टू प्लस 4, x अगर प्लस 4 होगा दैट इंप्लाइज 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2। ऐसे आप लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो। ओके, 2 पॉइंट, हाँ ओके, चलिए
तो 6y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 64, 4 का क्यूब सॉरी 64 प्लस 2, यहाँ पे आ गया 66, ये 6y, तो y मुझे कितना मिल गया 11। तो आपका पहला पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया पहला 4,11, ये पहला। इफ x इज इक्वल टू -4, अगर x इज इक्वल टू -4 भी मुझे पॉसिबल तो है बेटा, ले सकते हैं, ओके लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे -64 प्लस 2, यहाँ पे 6y, तो 6y इज इक्वल टू -62 आ जाएगा। यस, सीधी बात है, ओके। नाउ अगर मैं इसको कट करना चाहता हूं तो -62 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, 6 से तो कट नहीं होगा, लेकिन किससे 2 से कट होगा, तो यहाँ पे आ गया -31/3, ओके। तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा -4, -31/3, ये मेरा आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अच्छा, ये माइनस ही होगा या प्लस होगा, x अगर माइनस दूंगा तो माइनस का क्यूब तो ये नेगेटिव ही आएगा, ये नेगेटिव होगा, ओके ये सही है, ओके -31/3 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 अगर मैं देख रहा हूं, रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ, ओके एयर बबल है, क्या रेट दिया है, क्योंकि भाई 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो रेडियस ऑफ एयर बबल, तो आपने देखा होगा कि एयर बबल होगा उसका शेप कैसा होगा, स्फीयर टाइप का होगा, यस सर स्फेरिकल टाइप का होगा, ओके। इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे इज इंक्रीजिंग किस रेट से, तो dr/dt इज इक्वल टू कौन से रेट से दिया है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। तो रेडियस तो r होगा, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग, ओके। व्हाट इज द रेट, what rate is the volume of bubble increasing when, okay find dv/dt is equal to what, when radius r is equal to 1 centimeter, okay radius r is equal to 1 centimeter। तो सबसे पहले आपको ये जो शेप है वो पता होना चाहिए कि अगर स्फीयर लेता हूं, ओके बबल आपने देखे होंगे स्फीयर टाइप के होते एकदम, तो वॉल्यूम और स्फीयर V इज इक्वल टू क्या आएगा 4/3 पाई r का क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। मुझे dv/dt फाइंड करना है, लेकिन कब, जब रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा तब। तो यहाँ पे dv/dt लिखते हैं, यहाँ पे 4/3 पाई इंटू पावर आ गई, एक पावर कम इंटू dr/dt, ओके ये 3 विल बी कट, रेडियस की जगह पे मैं वैल्यू रखूंगा 1, तो यहां पे आ जाएगा dv/dt एट r इज इक्वल टू 1, ओके। जब मैंने रेडियस की वैल्यू 1 रखी तब आप ऐसा लिख सकते हो 4 पाई, r की जगह पे 1 लिखा, dr/dt की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2, ओके। नाउ द आंसर विल बी 2 पाई, व्हाट 2 पाई, लेकिन क्या सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखूं तो क्वेश्चन नंबर 3 के 13 के अंदर मुझे क्या करने का बोला, अब बलून देखो, बलून जब भी आएगा तब आपको कौन सा शेप लेना है, स्फीयर भी लेना है, ओके। यहाँ पे मैंने जैसे बताया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला लिया, बलून जब भी आएगा तब आपको स्फीयर ही एज्यूम करना पड़ेगा। बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ओके, हैज अ वेरिएबल डायमीटर, ओके सर डायमीटर, स्फीयर दिया है ऑफ वॉल्यूम, सपोज मैं लेता हूं वॉल्यूम V एंड रेडियस R,
ओके स्फीयर दिया है, वॉल्यूम v का एंड रेडियस r का। d डायमीटर दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस कितना होता है, यस तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 3/2 क्या दिया 2x + 1 ऐसा कुछ डायमीटर दिया है। ओके स्फीयर का डायमीटर दिया है, तो उसके ऊपर से मैं रेडियस फाइंड कर सकता हूं बच्चे, हाँ तो r इज इक्वल टू 3/4 2x + 1। ये मैंने क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ा, ओके उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या फाइंड करने का बोला है, dv/dx फाइंड करने का बोला है। कौन सी वैल्यू के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आपको चेंज फाइंड करना है और कुछ नहीं। ओके चलिए तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला आता है, यस आपको पता है। r की वैल्यू क्या रख देंगे, ये उठा के r की वैल्यू रखेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू 4/3 पाई, सिर्फ r की वैल्यू, हाँ यहां पे आएगा 27, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ तो एक काम करते हैं ना, 27 की जगह पे, अच्छा 27 ही लिखते, मैं सोचा यहाँ पे 9 को डायरेक्टली कट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। 27/64 3 का क्यूब 4 का क्यूब कर दिया एंड 2x + 1 का होल क्यूब कर दिया। ओके अब आप इजीली ये कर सकते हो, क्योंकि यहां पे काटूंगा तो यहां पे 9 बचेगा, हाँ यहां 20 को काटूंगा तो यहां पे 16 आएगा, हाँ ओके ना v मुझे क्या मिल गया, v मुझे मिल गया 9π/60 इंटू 2x + 1 का क्यूब। अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, अब मैं डेरिवेटिव करने वाला हूं, तो क्या भाई dv/dx इज इक्वल टू 9π/16 तो अलग रहेगा, बाहर रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, तो किसका पावर आगे एक पावर का 2x + 1 का स्क्वायर इंटू, ये करना पड़ेगा, चेन रूल होता है, पहले पावर आगे करो एक पावर कम करो, फिर यहाँ पे जो हमने जिस टर्म की पावर थी उस टर्म को मुझे डेरिवेटिव में देना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 2, इसको काटूंगा 8 बचेगा, तो यहाँ पे 27π/8 ये क्या बचा 2x + 1 का होल स्क्वायर। ओके यूनिट क्या लिखेंगे, देखिए जब भी वॉल्यूम होगा तो उसका यूनिट क्यूब में आएगा, जब भी एरिया होगा तो उसका यूनिट स्क्वायर में आएगा, याद रखना। और वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ओके और x आपको रेडियस वाले फॉर्म में दिया है, ओके तो यहां पे आएगा सेंटीमीटर का क्यूब वॉल्यूम पर सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं x है, तो x सेंटीमीटर में, ओके चलिए ये मेरा सम हो गया क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करा है बेटा, ओके प्लीज एक बार देख लीजिए, नोट इट डाउन। और बेटा क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट एप्टी क्वेश्चन है, जरा समझना, ओके सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप में से सैंड जो है वो गिर रही है ऐसा, ओके ये कोई पाइप होगा सपोज, और आपको पता है, आपने देखा होगा कि इसके अंदर से अगर सैंड गिरता है तो वो एक कौन टाइप का शेप बनाता है, आपको ये आइडिया होगा, ओके ये ऐसा एक शेप बनेगा इसका कौन टाइप, आपको ये आइडिया होना चाहिए, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका क्या दिया है, उसका पाइपिंग एट द रेट ऑफ, उसका रेट दिया है, क्या दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो सर ये किसका होगा, ये वॉल्यूम का चेंज होगा dv/dt, ओके लेकिन किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, सपोज v है, ओके तो यहां पे सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ, इस रेट से चेंज बढ़ रहा है, ओके द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कौन, देखो आ गया, हमने जो एजम्पशन किया था वही तो है कि भाई जो फॉलिंग सैंड है वो एक कौन बना रहा है ग्राउंड के ऊपर, सच अ वे दैट ऐसे बना रहा है कि हाइट ऑफ कौन, ओके इज ऑलवेज 1/6
ऑफ इट्स रेडियस ऑफ बेस। तो यहां पे बेस में अगर कौन होगा तो बेस में ऐसा शेप बना होगा। हाँ, तो एक रेडियस होती है, कौन के अंदर एक रेडियस होती है, यहां पे आर। ओके, ये वाला क्या है, आर, और ये वाला होता है हाइट। ये आपको पता होना चाहिए, स्मॉल आर लिख देते। ओके, चलो ऐसा। अब क्या करेंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा हाइट, हाइट ऑफ कॉन is equal to h, height of cone and radius of cone is equal to r। ओके, मुझे जो रिलेशन दिया ना बेटा ऐसा कि भाई हाइट है और रेडियस, उसका रिलेशन क्या है, फिर से आपको पढ़ के बता रहा हूं कि हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 मतलब 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो ये जो है वो 1/6 ऐसा देखो, ये 1/6 गुना है, हाइट जो है वो रेडियस से 1/6 गुना है। अगर मुझे दोनों के बीच में इक्वालिटी का सिंबल लगाना पड़ेगा, ये तो 1/6 गुना है ही, तो इसको मुझे 1/6 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। ये आपको समझना है। आगे भी एक कैसे सम किया, ये वापस आ जाएगा। ओके, चलिए फिर, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सेम कॉन इंक्रीजिंग व्हेन। ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना है, dh/dt, हाइट कितनी तेजी से बढ़ रही है, सेम जब when h is equal to 4 सेंटीमीटर, तो ये r/6 अच्छे से लिख देते हैं, r/6 बनो। ओके, ये गिवन है, तो मुझे ऐसा फाइंड करने का बोला है कि भाई dh/dt फाइंड करिए जब h जब होगा, h क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ओके, ये कॉन वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, चलिए सर एक काम करेंगे ना, क्या काम करेंगे, यहां पे देखो मुझे फाइंड क्या करना है, dh/dt। मेरे पास r के बारे में सिर्फ यही हिंट है, r का h के साथ का रिलेशन, r की कोई वैल्यू मुझे पर्टिकुलर कोई नंबर के रूप में वैल्यू दी नहीं। ओके, तो मैं एक काम करूंगा, मैं वॉल्यूम के फॉर्मूला में जहां पे r दिख रहा है वहां पे इस इक्वेशन का यूज करूंगा। कैसे, तो भाई v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 6h लिख सकता हूं। यस, यहां पे लिखेंगे 6h का होल स्क्वायर इनटू h फ्रॉम, उसको इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से मैंने ये वैल्यू उठा के रख दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1, देखिए एक काम होगा यहां पे, ये स्क्वायर है तो 1/3 पाई इंटू 36, h का क्यूब बन जाएगा बेटा। हाँ, h का क्यूब बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि h स्क्वायर इंटू h, तो h का क्यूब 6 की पावर 2 मतलब 36 यहां पे। ओके सर, अब क्या करेंगे, क्योंकि अब मुझे dv/dt दिया है। ओके, तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/3 पाई इंटू 36 इंटू पावर आगे एक पावर कम इंटू dh/dt। हाँ सर, मुझे ये dh/dt तो फाइंड करना है, लेकिन कब, जब h इज इक्वल टू 3 होगा। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे कैंसलेशन का देखते हैं। देखो क्या कैंसिल होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे वैल्यू रखूंगा 12 दिया है। ओके, तो 12 इज इक्वल टू 36 पाई h स्क्वायर dh/dt ऐसा होगा। ये काटूंगा, यहां पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। क्या बचेगा बेटा, 3 बचेगा। ओके, अब dh/dt को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं, dh/dt इज इक्वल टू यहां पे 1/3 पाई h की वैल्यू में डायरेक्टली लिखूंगा ना, क्योंकि मुझे 4 बोला है, तो यहां पे लिखूंगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल, ओके, यहां पे dh/dt एट h इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूं, h इज इक्वल टू 4, सॉरी। ओके, तो आंसर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, dh/dt एट h इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू
1 ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर मतलब 16 into 3 48 पाई यूनिट आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 14 का ऐसा कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 देखूं तो 15 से लेके 16 17 18 सारे के सारे सब एक ही बेसिस के ऊपर एक जैसे सारे एक में करोगे दूसरा आप कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे एमसीक्यू आपको जनरली पूछे जा सकते हैं 15 से लेके 18 जैसे। चलो द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स, कॉस्ट कुछ दी है, कॉस्ट कौन से वेरिएबल में है एक्स वेरिएबल में। ओके 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ओके x जो है वो क्या है प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट, मतलब सीधी सी बात है कि कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड होगा प्रोडक्शन के ऊपर। जितने यूनिट ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा कॉस्ट मिलेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ऐसा बोला है कि भाई फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब यूनिट के चेंज के साथ कॉस्ट में क्या चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे कॉस्ट किस वेरिएबल के रूप में दिया है एक्स वेरिएबल के रूप में, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो ना कि कॉस्ट में चेंज कब होगा, कॉस्ट में जब यूनिट एक्स में चेंज, एक्स इज इक्वल टू यहां पे लिखता हूं एक्स इज इक्वल टू विद प्रोडक्शन ऑफ यूनिट, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट। ओके एक्स क्या है प्रोडक्शन का जो भी यूनिट है वो, तो मार्जिनल कहां पे गया, हाँ मार्जिनल कॉस्ट when find marginal cost when x is equal to 17 rupees। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करिए जब x क्या होगा 17 रुपए होगा। ओके चलिए सर क्या होगा, तो मैं सबसे पहले dc by dx फाइंड करूंगा। यस ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं भाई 0.007 इंटू एक्स क्यूब का क्या होगा पावर आगे एक पावर कम माइनस 0.003 पावर आगे एक पावर कम प्लस 15। सर आपको क्या करना है, आपको करना है dc by dx जब x इज इक्वल टू 17 होगा तब। ओके यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा 0.007 इंटू, चलिए 3 के साथ मल्टीप्लाई देते हैं तो 0.021 होगा। यस एंड वही दिया है ना 17 दिया है एंड एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15 ऐसा होगा। ओके अब तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर लिख के दे सकता हूँ या फिर ऐसा होगा इसको अंदर मल्टीप्लाई देखो तो 0 पॉइंट, ठीक है आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं होता है। ठीक है अपना टाइम बिगड़ेगा प्लस 15, ठीक है एकदम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा आएगा तो आपका आंसर कुछ क्या होगा 20.967 रुपीज, ये आपका आंसर होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 में पता चला सिर्फ क्या करना है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो आपका फंक्शन दिया है कॉस्ट का वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके तो आपको ऐसा बोला है मार्जिनल कॉस्ट मतलब सी डीसी बाई डीएक्स क्या होगा, तो ऐसा कुछ होगा। अब जब x इज इक्वल टू 17 रखूंगा तो क्या होगा, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16 अगर मैं बोलूं फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज, एक तो एकदम सिंपल है क्वेश्चन नंबर 16 कैसा कि भाई r ऑफ x मुझे कुछ दिया है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ओके x क्या है तो कि भाई सेल ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, बस वही बात है। तो भाई मुझे रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 7 होगा तब, तो r dr बाई dx फाइंड करना है 12 इंटू 2x प्लस 26 एट x इज इक्वल टू 7 बोलेंगे तो x इज इक्वल टू 7 का मीनिंग क्या होता है, x जहां पे लिख रहे हैं वहां पे 7 रखो तो dr बाई dx
इज इक्वल टू ये 26 इंटू 7 प्लस 26। ओके, चलिए तो सर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 26 इंटू 8 हो जाएगा। ओके, चलिए क्या आएगा 208 रुपीज, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहाँ पे 17 है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा, तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी आर। ओके, अब आर की वैल्यू मुझे क्या लिखनी है 6 लिखनी है, तो ये तो कट हो गया, आर की वैल्यू 6 लिखेंगे तो 12 पाई आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बोले 18 के अंदर मुझे क्या बोला है, तो टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है किसके जैसा 16 जैसा क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 एकदम सिंपल, 16 जैसा आपको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, फिर x की वैल्यू 15 रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आज के पूरे लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट किया है। ओके, कल से हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा, मुझे आपको थ्योरी बेसिस बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या है। ओके, तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिले तब तक आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1 अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जय हिंद।